ये कहानी कई सौ साल पुरानी है। जब अरब के सहरा में एक खाना बदोश कबीला रहता था। रात में वो लोग बातें कर रहे थे। एक औरत ने बताया कि क्या तुम लोगों को पता चला कि बेला नाम की एक औरत हमारे सहरा में आई हुई है और वो शादी करने के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में है। हाँ, मैंने भी ये खबर सुनी है। सुना है वो बहुत अमीर औरत है और जो भी उसके पास रिश्ता लेकर के जाता है वो उसको मना कर देती है। नौमान ये खबर सुनकर के खुश हो गया। उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ उस औरत के पास अपना रिश्ता लेकर के, हो सकता है वो मुझसे शादी कर ले। एक बड़े मियाँ ने कहा, अरे नौमान, वो औरत बड़ी खूबसूरत है और मुझे लगता है कि बहुत दिनों से तुमने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। बड़े मियाँ की बात सुनकर के सब लोग हंस पड़े, मगर नौमान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह नौमान तैयार होकर के अपने ऊँट पर बैठ गया और बेला से मिलने के लिए निकल गया। बेला का बहुत बड़ा खेमा लगा हुआ था और उसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग वहां पर थे। एक तलवार वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, ए अजनबी, वहीं पर रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। यहाँ पर नौमान आ चुका था। नौमान ने कहा, सलाम भाई, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया, मैं तो अपना रिश्ता लेकर के आया हूँ। सुना है यहाँ पर एक खातून है जो शादी करना चाहती हैं। ठीक है, मेरे पीछे आओ। फिर ये तलवार वाला गार्ड नौमान को पीछे मेहमान खाने की तरफ ले गया। मेहमान खाना बहुत ही खूबसूरत था। गार्ड ने कहा, तुम मेहमान खाने में बैठो, उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है? ये कह करके वो मुहाफिज वहाँ से चला गया। नौमान मेहमान खाने में बैठ करके बेला का इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आई और रात हो गई। नौमान ने गार्ड से पूछा, अरे भाईजान, बहुत देर हो गई है, आखिर कब आएंगी वो? फिर वहाँ पर अचानक से धुंध सी छा गई। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर वहाँ से चले गए। अजीब लोग हैं, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। बेला वहाँ पर आ चुकी थी। बेला ने पूछा, कौन हैं आप और मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? सलाम, अरे आप कब आई, मैंने आपको देखा नहीं। नौमान बेला को देख करके खुश हो रहा था। बेला ने कहा, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों करना चाहते हैं शादी? मेरा ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से है जो सहरा में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं आपसे बगैर किसी लालच के शादी करना चाहता हूँ। बेला ने कहा, ठीक है, मगर मुझसे शादी करने की दो शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि शादी के बाद आप मेरे साथ ही रहेंगे और अपने कबीले से फिर कभी नहीं मिलेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि शादी से पहले आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते। बोलिए, आपको ये शर्तें मंजूर हैं या नहीं? ये शर्तें सुन करके नौमान परेशान हो गया। उसने सोचा कि चलो पहली शर्त तो मानना आसान है, वो अपने कबीले को छोड़ देगा और उनसे नहीं मिलेगा, मगर दूसरी शर्त कि शादी से पहले ही अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, ये शर्त क्यों लगाई? कहीं इसके चेहरे में कोई मसला तो नहीं? मगर फिर इसके जहन में ख्याल आया कि शायद इसके ख़ानदान में इसी तरह होता हो कि लड़की शादी से पहले अपना चेहरा ना दिखाती हो। नौमान ने फिर बेला को बोल दिया, ठीक है, मुझे आपकी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन सुबह नौमान और बेला की शादी हो गई। सब नौमान को मुबारकबाद दे रहे थे और नौमान इनका शुक्रिया अदा कर रहा था। बेला पर्दे के पीछे छुप करके बैठी हुई थी और फिर शादी हो जाने के बाद वो उठ करके अपने खेमे की तरफ चली गई। बेला जब अपने कमरे में आई तो नौमान भी उसके पीछे पीछे आ गया। नौमान ने कहा, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो आप अपना चेहरा हमें दिखा दीजिए। फिर बेला ने पलट करके अपना चेहरा नौमान को दिखाया। या हबीबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं तो बिला वजह परेशान हो रहा था, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। बेला का चेहरा बिल्कुल ठीक था, बल्कि वो तो खूबसूरत थी। ये दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो गए। अगले दिन सुबह बेला ने नौमान के लिए बहुत मज़े का नाश्ता बनाया और नौमान के सामने रख दिया। नौमान ने कहा, अरे बेला, आप भी तो कुछ खाइए, क्या ये सब कुछ मैं ही खाऊंगा? बेला ने कहा, आप करें नाश्ता, मुझे भूख नहीं है।
शादी को अब बहुत दिन हो गए थे, मगर बेला कभी नुमान के सामने कुछ खाती नहीं थी। नुमान अक्सर उसको बोलता, अरे आप खाइए ना, आप तो कभी कुछ खाती ही नहीं, मगर वो हमेशा उसको मना कर देती थी। नुमान ने सोचा कि उसको अपने हाथों से खिलाता हूँ, मगर बेला ने मना कर दिया। बल्कि बेला तो नाराज़ हो गई और वहाँ से गुस्सा होकर के चली गई। नुमान बेला की तरफ से परेशान रहने लगा था, क्योंकि बेला मज़े मज़े की चीज़ें बना करके नुमान को तो देती थी, मगर ख़ुद कुछ नहीं खाती थी। हमेशा बहाना बना लेती थी। कभी कहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कभी कहती थी कि उसको भूख नहीं है। एक दिन रात में ये दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। नुमान तो गहरी नींद में था, मगर बेला उठी हुई थी। बेला को जब यकीन हो गया कि नुमान सो रहा है, तो वो दबे पांव चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। मगर नुमान की ठीक उसी वक्त आंख खुल गई। उसने देखा कि बेला नहीं है, तो वो उठ करके कमरे से बाहर निकला। अरे ये क्या, बेला अकेले कहीं भागी चली जा रही थी। नुमान भी उसके पीछे भागना शुरू हो गया। नुमान जानना चाहता था कि अंधेरे में अकेले बेला कहाँ जा रही है। बेला के खेमे के करीब एक कब्रिस्तान था। बेला उसके अंदर चली गई। नुमान परेशान हो गया ये देख करके कि आखिर रात के इस वक्त ये कब्रिस्तान में कर क्या रही है। कब्रिस्तान में एक कमरा था। बेला ने इधर उधर देखा और फिर उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नुमान दरख्त के पीछे छुप करके ये सब कुछ देख रहा था। फिर उस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अजीब सा आदमी उस कमरे से बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को देख करके खुश हो रहे थे। फिर बेला उस आदमी के पीछे उस कमरे के अंदर चली गई। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ तो नुमान दरख्त के पीछे से निकला। वो अंदर झांक करके देखना चाहता था कि आखिर इस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। उस कमरे के पीछे एक खिड़की थी। नुमान ने वहाँ से झांक करके अंदर देखा। उस कमरे के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और बेला उसे ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी। उस अजीब से आदमी ने कहा, आपके लिए ताज़ा लाश निकाली है मैंने, सिर्फ 1 हफ्ता पुरानी है। आप बड़े दिन बाद आई हैं, इंतज़ार किसका है, शुरू हो जाइए। बेला ने कहा, हाँ मैं थोड़ा मसरूफ़ थी इसलिए नहीं आ सकी। बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। नुमान को तो ये देख करके अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि बेला ऐसा कैसे कर सकती है। बेला ने लाश का हाथ उखाड़ करके उसे खाना शुरू कर दिया। ये देख करके नुमान की हल्की सी चीख निकल गई। ये कैसी आवाज़ थी? नुमान फौरन से खिड़की के पास से हट गया। वो अजीब सा आदमी कमरे से निकला देखने के लिए, क्योंकि उसको शक हो रहा था कि कोई है यहाँ पर। नुमान वहां से फौरन से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। किसी ने उसको नहीं देखा। नुमान खेमे में वापस आ गया। उसको नहीं समझ आ रहा था क्या करे, और ये भी सोच रहा था कि बेला तो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। फिर वही हुआ। बेला लाश खाने के बाद थोड़ी देर में वापस आ गई। बेला खेमे के अंदर आई तो उसने देखा कि नुमान आराम से सो रहा है। वो दबे पांव नुमान के आहिस्ते आहिस्ते करीब आ गई, मगर नुमान सो नहीं रहा था। वो सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे डर था कि कहीं बेला उसे भी ना खा ले। बेला नुमान को बड़े प्यार से देख रही थी। फिर वो उसके साथ आराम से सो गई। थोड़ी देर में सूरज निकल गया और सुबह हो गई। बेला खेमे में जोर जोर से चीख रही थी, गार्ड्स तुम लोग कहाँ हो? कब से मैं बुला रही हूँ, फौरन से खेमे के अंदर आओ। 2 गार्ड्स भाग करके खेमे के अंदर आए। जी बोलें, क्या हुआ? बेला ने कहा, अरे देखो नुमान को क्या हो गया है, बहुत देर से उठा रही हूँ नहीं उठ रहा। देखो जाकर के इसे क्या हुआ। एक गार्ड ने आगे जाकर के नुमान को चेक किया। क्या हुआ है इसे? अरे इसे तो बहुत तेज़ बुखार है और इसकी सांस भी उखड़ रही है। हमें इसे फौरन से किसी हकीम के पास लेकर के जाना पड़ेगा, कहीं ये मर ना जाए। अरे तुम लोगों के पास कोई दवा है तो वो दे दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो कोई दवा नहीं है, हकीम के पास जाना होगा। ओहो क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, इसे ले जाओ, बस ख्याल रखना कि कहीं ये इधर उधर ना निकल जाए। ओके, आप फिक्र नहीं करें। फिर गार्ड्स नुमान को उठा करके हकीम साहब के पास ले आए।
हकीम साहब ने गार्ड्स को कहा, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, दवाई बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक आप लोग बाहर इंतज़ार करें। हकीम साहब समझ गए थे कि नुमान को किसी किस्म का ख़तरा है, इसलिए उन्होंने गार्ड्स को खेमे से बाहर जाने को कहा और फिर नुमान से पूछा, नौजवान तुम इतना डरे हुए क्यों हो, बताओ क्या बात है। नुमान ने हकीम साहब को जल्दी जल्दी सारी बात बता दी कि इसकी बीवी कब्र से लाश निकाल करके खाती है। उसने कहा, हकीम साहब मुझे बचा लें इससे पहले कि वो मुझे भी खा जाए। हकीम साहब ने कहा, अच्छा तो ये औरत बड़े सालों बाद फिर आ गई, अब आप इसे जानते हैं? हाँ, अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ बेटा, उस बात को बड़े गौर से सुनना। हकीम साहब गुस्से में लग रहे थे और कुछ सोच रहे थे। नुमान भी परेशान था कि आखिर हकीम साहब इसकी बीवी को कैसे जानते हैं। फिर हकीम साहब ने कहा, बेटा जिस औरत से तुमने शादी की है वो इंसान नहीं, गूल है। गूल? अरे ये क्या होता है? गूल जिन होते हैं और इन्हें मरे हुए इंसान खाना पसंद होते हैं और ये इंसान के रूप में भी आते हैं। इसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है कि तुम्हें भी मार करके खा ले। बेटा डरो मत, जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो इस दफा ये बच करके भागने में कामयाब नहीं होगी। रात हो गई थी। गार्ड्स नुमान को वापस ले आए थे। बेला ने नुमान के लिए रात के खाने में बड़े मजे की चीज बना करके उसके सामने रख दी थी। बेला ने कहा, शुक्र है आप ठीक हो गए, मैं तो आपके लिए बहुत परेशान हो गई थी। बेला ने कहा, बहुत अच्छा हकीम था, उसने तो आपको बहुत जल्दी ठीक कर दिया। हाँ, बहुत ही अच्छे हकीम साहब थे। और ये जो बोतल है इसमें आपकी दवाई है ना? हाँ, हकीम साहब ने मुझे दवाई भी दी है। इस दवाई को कब इस्तेमाल करनी है आपको? अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करूँगा। अच्छा खाना तो खाएं, देखिए सुबह से शाम तक आप कितने कमज़ोर हो गए। मैं ठीक हो गया, आज इसी खुशी में मेरे साथ खाना खा लो। नहीं नहीं, आप खा लें, मुझे एकदम दिल नहीं चाह रहा। कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए खाने को? बोलो क्या खाना चाहती हो? मेरे लिए कुछ और खाने को? मैं समझी नहीं आपकी बात। कुछ और खाने की चीज़ जैसे कि मज़े की कोई कब्र से निकली हुई ताज़ी लाश। बोलो क्या कहा? अच्छा तो तुम थे रात में कब्रिस्तान में, समझ गई। तुम्हारा खेल खत्म बेला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम कौन हो और क्या करती हो लोगों के साथ। मेरे बारे में जान गए तुम? बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बेला की आवाज बदल गई थी। नुमान ने दवाई की बोतल अपने हाथ में उठा ली थी। बेला फिर अपनी असली शक्ल में आ गई। नुमान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नुमान ने जैसे ही बेला के ऊपर दवाई फेंकी उसमें आग लग गई। ये क्या किया? नहीं छोड़ोगी? अच्छा नहीं किया तुमने। गार्ड्स वहां पर भाग के आ गए। एक गार्ड ने पूछा, ये क्या बला थी नुमान, तुमने किसको मार दिया? नुमान ने कहा, ये थी तुम्हारी मालिकन बेला, जिसको तुम लोग इंसान समझ रहे थे बेवकूफ लोग। ये एक जिन थी जो कि एक औरत के रूप में थी और ये इंसानों को मार करके खा लेती थी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को भी मार डालूं। गार्ड्स ने तो अपनी आंखों से जिन को मरते हुए देख लिया था। फिर वो नुमान से डर करके वहां से भाग गए। नुमान ने अपने खौफ पे काबू पाया और यूं वो एक खतरनाक जिन को मारने में कामयाब हो गया। ये घर तो शहर से काफी दूर है और यहाँ पर सन्नाटा भी कुछ ज्यादा है। आर्यन भाई आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप ये भी तो देखिए कि इतने कम पैसों में किराए का मकान कहाँ मिलता है। अच्छा ये घर तो काफी पुराना बना हुआ है, ये बताइए इसमें कोई खराबी तो नहीं? मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ आर्यन भाई, आप परेशान मत हो, आप खुश हो जाएंगे। आ जाएं आर्यन भाई, मैं आपको किचन दिखाता हूँ।
ये देखिए, लेटेस्ट मॉडल का फ्रिज पहले ही रखा हुआ है, और यही नहीं, यहाँ पर ओवन भी है और डिशवॉशर भी लगा हुआ है। और मैं आपको इस घर की लाइट्स दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑन ऑफ होती हैं। ये देखिए। अरे, ताली बजाने से लाइट ऑफ हो गई, अब ये ऑन कैसे होगी? लाइट्स ऑन करने के लिए ताली दोबारा बजानी होगी। अरे, ऑटोमेटिक लाइट्स, जबरदस्त। आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बेडरूम दिखाता हूं। स्टेट एजेंट आर्यन को कमरा दिखाने के लिए ले गया। कमरा जो था वो काफी बड़ा था और वहां पहले से ही फर्नीचर रखा हुआ था। और ये है बेडरूम। बताइए, आपको कमरा पसंद आया? ठीक है सर, मैं चलता हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पीछे कमरा है ये तो आपने दिखाया नहीं, इसमें क्या है? अरे वो कमरा तो एक स्टोर है, वहां पुराना सामान पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा, मगर स्टोर रूम की लाइट क्यों ऑन है? मालिक मकान ने मुझे कहा है कि जिसको भी घर किराए पे दो तो उसको ये बता दो कि रात में घर की लाइटें ऑन रखे, खास करके इस स्टोर रूम की। काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। स्टेट एजेंट वहां से चला गया। आर्यन ये सोच रहा था कि आखिर मालिक मकान ने ऐसा क्यों कहा है कि स्टोर रूम की लाइट हमेशा ऑन रखनी है। आर्यन ने ताली बजाई और किचन की लाइट्स ऑफ हो गईं। आर्यन ने लाइट्स पहली दफा देखी थीं और इसको ये लाइट्स पसंद आ रही थी जो कि ताली बजाने से ऑन और ऑफ हो सकती हैं। आर्यन फिर स्टोर रूम को चेक करने के लिए उठा। वो देखना चाहता था कि स्टोर रूम में कौन सा सामान पड़ा हुआ है। स्टोर रूम में कोई खास सामान तो नहीं था, मगर जमीन पर कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। आर्यन ने सोचा कि अजीब बात है, हड्डियां कौन जमा करता है। फिर उसने देखा कि दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है और ऊपर जाने का एक रास्ता भी है। ऊपर काफी अंधेरा था। आर्यन ने सोचा कि सुबह आकर के चेक करेगा कि ऊपर क्या है। फिर उसने ताली बजाई और उस स्टोर रूम की लाइट बंद कर दी। आर्यन ने पूरे घर में ही अंधेरा कर दिया और आखिर में अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सो गया। आर्यन गहरी नींद सो रहा था। फिर अचानक से इतनी जोर की आवाज आई कि इसकी नींद टूट गई। आवाज तो घर के अंदर से ही आई थी। आर्यन उठा, उसने कमरे में ताली बजाई और अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। फिर दरवाजा खोल करके वो बाहर आ गया। अरे ये क्या, स्टोर रूम का दरवाजा कैसे खुला? इसे याद है कि सोने से पहले इसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया था। आर्यन स्टोर के अंदर आया देखने के लिए कि कहीं कोई जानवर तो नहीं घुस आया यहाँ। आर्यन ने ताली बजा करके स्टोर रूम की लाइट ऑन की। आर्यन ने सोचा कि शायद उसने दरवाज़ा स्टोर रूम का ठीक से बंद नहीं किया होगा, इसीलिए खुद से खुल गया। फिर वो ये सोच करके स्टोर रूम से बाहर चला गया। अरे ये क्या, ताली की आवाज़ आई, स्टोर रूम की लाइट्स ऑफ हो गईं और दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। आर्यन फौरन से भाग करके कमरे में चला गया। कमरे में बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आर्यन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे। वो बाहर भी कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। सुबह होते ही आर्यन ने स्टेट एजेंट को कॉल की और उसको कहा कि फौरन से घर आए और चेक करे कि स्टोर रूम में क्या है। स्टेट एजेंट ने आर्यन को कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। आर्यन तो चाह रहा था कि घर को फौरन छोड़ दे, मगर उसने 1 साल का किराया एडवांस दिया हुआ था। दोपहर हो गई मगर स्टेट एजेंट नहीं आया और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। आर्यन ने सोचा कि अभी दिन का टाइम है, उसको खुद ही से स्टोर रूम को चेक कर लेना चाहिए। स्टोर रूम में तो कुछ नहीं था। असल जगह तो स्टोर रूम की छत पर एक रास्ता था, उसी को चेक करना था। आर्यन सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और अंदर झांकने लगा। आर्यन ने कहा, अरे टॉर्च लेकर के अंदर आना चाहिए था, यहाँ तो बहुत अंधेरा है।
आर्यन अंदर अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गिर करके बेहोश हो गया। आर्यन को बहुत देर तक होश नहीं आया और फिर सूरज ढल गया और रात हो गई। पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। आर्यन को आहिस्ते आहिस्ते होश आया। फिर उसने जब देखा कि वो स्टोर में है और यहाँ लाइट भी नहीं, तो उसने फौरन से ताली बजाई ताकि स्टोर की लाइट ऑन हो जाए और फिर वो स्टोर का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर निकल आया। आर्यन ने घर की लाइटें ऑन कर दी। शुक्र है इसको कोई चोट नहीं लगी थी। आर्यन ने फौरन से स्टेट एजेंट को कॉल मिलाई। स्टेट एजेंट के फ़ोन पे बेल तो जा रही थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अरे ये क्या, ताली की आवाज आई और स्टोर रूम की लाइट ऑफ हो गई और दरवाजा खुल गया। यहां पर कोई था जिसने ताली बजा करके घर की लाइटें ऑफ कर दी। आर्यन ने लाइटें ऑन की, मगर कोई था जो बाहर आ चुका था और उसने लाइटें ऑफ कर दी। आर्यन लाइटें ऑन करता तो ये कौन है जो लाइटें ऑफ करके इसके करीब आ जाता। स्टेट एजेंट बाहर खिड़की से खड़ा सब कुछ देख रहा था, मगर वो आर्यन की मदद के लिए नहीं आया बल्कि वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद स्टेट एजेंट घर के अंदर आया। उसने लाइट्स ऑन की और ज़मीन पर पड़ी हुई आर्यन की लाश को देखा, जिसको ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने नोच नोच के खाया हो। कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि स्टोर रूम में जाकर के खाया करो, सब गंदा हो गया, मुझे साफ करना पड़ेगा। अब कल एक नया किराएदार आएगा, उसे स्टोर रूम में ही खाना, ठीक है? मेरा नाम जैक है। मैं इस घर में अपने डैडी के साथ रहता हूँ। वैसे तो मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मगर एक बात वो बड़ी अजीब सी कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिस चीज़ को भी मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। मैं बात आपको समझाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं 3 या 4 साल का हूँगा और एक दफ़ा घास में खेल रहा था। घास में बहुत सारी चूंटियाँ थीं और मैं उन्हें चप्पल से मार रहा था। डैडी पास खड़े देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि डैडी यहाँ पर बहुत सारी चूंटियाँ हैं, मैं उन्हें मार रहा हूँ। डैडी ने कहा, देखो बेटा, मेरा एक रूल है। वो रूल ये है कि तुम जिस चीज़ को भी मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। मैं तो बहुत छोटा था। मैं समझा कि डैडी मजाक कर रहे हैं, मगर डैडी मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने घास पर से वो सारी चूंटियाँ उठाईं जो मैंने मारी थीं और मुट्ठी भर करके वो सब मेरे मुंह में डाल दी। बड़ा ही गंदा टेस्ट था उन चूंटियों का, मुझे आज तक याद है। फिर एक दफ़ा जब मैं 6 साल का था तो मैंने फूल पर बैठी बड़ी प्यारी सी तितली देखी। मैंने आज तक इतनी अच्छी सी बड़ी तितली नहीं देखी थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया। पीछे से डैडी आ गए। उनकी आवाज़ सुन करके मैं डर गया। बेटा कब से आवाज़ें दे रहा हूँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तितली को मार डाला तुमने? नहीं डैडी, मैं तो सिर्फ पकड़ करके देखना चाह रहा था। गलती से मैंने शायद ज़ोर से पकड़ लिया। सॉरी डैडी। तुम्हें तो मेरा रूल पता है ना कि जिस चीज़ को तुम मारोगे वो तुम्हें खानी पड़ेगी। डैडी को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। फिर उन्होंने वो तितली मुझे खिला दी। बड़ी मुश्किल से उस तितली के पर मेरे हलक से नीचे उतरे। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गया था। एक एक कदम देख करके ज़मीन पर रखता कि कहीं कोई कीड़ा गलती से मुझसे मर ना जाए और डैडी फिर वो मुझे पकड़ करके खिला ना दें। फिर बहुत सालों बाद जब मैं 14 साल का था तो अपने दोस्त के साथ घर के बाहर फुटबॉल खेल रहा था। मैंने ज़ोर की किक बॉल को मारी। बॉल सीधा दरख्त में जाकर के एक कबूतर को लगी, जिससे कबूतर मर गया। ओहो, ये तो बेचारा मर गया। अरे तुम इतना डरे हुए क्यों हो? गलती से मर गया ये तो, तुमने जानबूझ के थोड़ी मारा।
अरे तुम मेरे डैडी को नहीं जानते, उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि इस कबूतर को कहीं ज़मीन में दफना देते हैं, तुम्हारे डैडी को नहीं पता चलेगा। ओके, अच्छा आइडिया है तुम्हारा, यही करते हैं। फिर उस कबूतर को ज़मीन में दफनाने के बाद हम दोनों खुश हो रहे थे कि शुक्र है कि मेरे डैडी को नहीं पता चला। रात में मैं टीवी देख रहा था और डैडी किचन में कुछ पका रहे थे। मैंने डैडी से पूछा, डैडी खाने में कितनी देर है? बेटा बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, वेट करो। मैं टीवी देखने में मगन था। डैडी ने खाना बना करके मेरे सामने रख दिया और बोले, ये लो बेटा, खा लो। अरे डैडी, ये क्या है, इतनी छोटी सी चिकन? पहचानो बेटा, नहीं समझ आ रहा मैंने क्या पकाया है? ये वही कबूतर है जिसको मारने के बाद तुमने ज़मीन में दफन कर दिया था। तुम्हें क्या लग रहा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लगता है इस घर का कानून भूल गए हो कि तुम्हें हर उस चीज़ को खाना पड़ेगा जिसको तुम मारोगे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। डैडी ने ज़मीन से कबूतर निकाल करके मुझे खिला दिया। उस वाक़ये के बाद मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। डैडी ने मुझे लैपटॉप दिलाया था, बस उसी में खेलता रहता था और घर से बाहर नहीं जाता था। मेरे 16th बर्थडे पर मैं अपने कमरे में था। मेरे बाबा ने मुझे ज़ोर ज़ोर से बाहर से आवाज़ दी कि बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लेकर के आया हूँ। ये सुन कर के मैं तेज़ी से नीचे भागा। जैक देखो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। डैडी मेरे लिए बड़ा प्यारा सा और मोटू सा एक डॉगी ले आए। डैडी मेरे लिए आप डॉग लेकर के आए? थैंक यू डैडी, ये तो बेस्ट गिफ्ट हो गया। याहू! ये डॉग तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। मेरी और उसकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। मैं दिन भर इसके साथ खेलता रहता और मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता। ये बहुत मोटा था मगर मैंने इसको जल्दी बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखा दी थी। मैंने इसका नाम मोटू रख दिया था। एक दिन मैंने उसको खाना दिया तो पीछे से डैडी आए और उन्होंने कहा, जैक ड्राइविंग सीखने के लिए आ जाओ। जी डैडी, बस आया। मोटू तुम यहाँ पर खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मिल करके खेलेंगे। हर संडे वाले दिन डैडी मुझे गाड़ी चलाना सिखाते थे। शाबाश बेटा, गाड़ी को आहिस्ते आहिस्ते रिवर्स करो। मैं आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी रिवर्स कर रहा था, फिर अचानक से बड़ी ज़ोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। मैं तो डर गया। ये मेरा मोटू था जो गाड़ी के पहिए के नीचे आकर के मर गया। अरे ये क्या हो गया डैडी? ओह नो, बहुत बुरा हो गया। मेरा मोटू मर गया मेरी गलती से। अरे डैडी, मेरा मोटू मर गया। बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा डॉगी मारा गया। जो होना था वो तो हो गया बेटा, मगर अब तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें क्या करना है? नहीं डैडी नहीं, इस दफ़ा नहीं, मैं इसको नहीं खा सकता। नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा तुम्हें। नहीं खाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। बदतमीज, बाप की बात नहीं मानेगा। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ। मैं गुस्से में वहाँ से भाग गया था। यहाँ तक कि रात हो गई। डैडी मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। जैक कहाँ छुप गए हो? वापस आओ। घर से थोड़ी दूर एक पार्क था। मैं वहाँ जा कर के छुप करके बैठ गया और सारी रात रोता रहा कि आखिर मेरे डैडी ऐसा क्यों कहते हैं, और अपने प्यारे से डॉगी को याद करता रहा। मैं पूरी रात घर नहीं आया। अगले दिन काले बादल छा गए थे और दिन में रात का समा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, गरज चमक के साथ। डैडी मेरे लिए परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कहाँ चला गया। अब रात हो चुकी थी और बारिश अभी तक नहीं रुकी। मुझे डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा भूख भी, तो मैंने सोचा कि अब घर की तरफ चलना चाहिए। थोड़ी देर में मैं घर के पास पहुंच गया। मुझे डर था कि डैडी मेन दरवाजे के सामने खड़े हुए होंगे और मुझे पकड़ लेंगे।
इसलिए मैं घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ खा पी लूँगा और कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर के घर से दोबारा भाग जाऊँगा। सामने तो कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं थी। मैंने फ्रिज खोला, मगर ये क्या, फ्रिज के अंदर भी कुछ नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। मेरी तो भूख से बहुत बुरी हालत हो रही थी। पकड़ा गया। डैडी ने मुझे पकड़ के बिठा दिया। मैंने कहा, प्लीज़ डैडी प्लीज़, मुझे ये नहीं खाना, प्लीज़ डैडी। फौरन से खाना शुरू करो वरना मार खाओगे। डैडी ने मेरे प्यारे से डॉगी को रोस्ट करके मेरे सामने रख दिया था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। मुझे डैडी से बचने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। मोटू को खाने के बाद डैडी ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और वहाँ मैं बहुत रोया। मैं अपने डॉगी को याद कर रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर मेरे डैडी इतने जालिम क्यों हैं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अभी रात में ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। वो तो शुक्र है बारिश रुक चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकला देखने के लिए कि कहीं डैडी जाग तो नहीं रहे। शुक्र है डैडी नहीं उठे हुए थे। मैंने एक बैग बना लिया जिसमें ज़रूरी सामान रख लिया और अपने बिस्तर पर तकिया ऐसे रख दी कि कोई देखे तो समझे कि मैं सो रहा हूँ। मैं घर से भागने के लिए रेडी था। मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद किया। अब सीढ़ी से उतर के सामने दरवाजे से मुझे बस भाग जाना था। मुझे पता था तुम भागने का सोचोगे। वापस जाओ अपने कमरे में। नहीं रहना मुझे आपके साथ, बस बहुत हो गया, हट जाए मेरे रास्ते से। मैंने भागने की कोशिश की तो डैडी से टकरा गया। डैडी सीढ़ी से बुरी तरह नीचे गिर गए। डैडी इतने जोर से जमीन पर गिरे कि इनका सर फट गया और गर्दन की हड्डी टूट गई। अब डैडी दुनिया में नहीं रहे थे। ओह नो, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी डैडी सॉरी डैडी, डैडी गलती से हो गया, गलती से डैडी, मुझे माफ़ कर दे डैडी। आप जो कहेंगे वही करूँगा डैडी, जो खाने को कहेंगे वही खाऊंगा। डैडी मैंने आपको गलती से मार दिया। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर मैं डैडी की बात हमेशा मानूंगा कि जिस चीज़ को मारो उसे खाना पड़ेगा। बहुत सालों पुरानी बात है कि एक इलाके में एक चुड़ैल का बसेरा था। आसपास के सब गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान रहते थे क्योंकि वो इनके गांव पर हमला कर देती थी और आकर के कहती थी कि बच्चा कहाँ है, मुझे बच्चा चाहिए, दे दो मुझे बच्चा। अगर कोई गांव उसको बच्चा नहीं देता तो उस पूरे गांव को जला करके राख कर देती। इस चुड़ैल का कद बहुत लंबा था और उसके मुंह से आग निकलती थी। लोगों ने इसको मारने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस चुड़ैल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि बच्चे की कुर्बानी दी जाए। जालिम लोगों, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बांध दिया, मेरी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? अरे तुम लोग खुद तो बच जाओगे, मैं मारा जाऊंगा। अरे कहाँ भाग रहे हो? चुड़ैल आने वाली है, प्लीज़ मुझे भी छोड़ दो, मुझे भागने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के चुड़ैल जंगल से भाग करके आ जाती और कहती कि बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो बच्चा दे दिया मुझे। जो गांव बच्चे की कुर्बानी देता तो फिर चुड़ैल उस गांव को कुछ महीने तक तंग नहीं करती थी। फिर चुड़ैल आती और उस बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। हे मुझे बचा लो, ए लोगों, जालिम लोगों, मुझे खोल दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे इसे क्या हो रहा है? शायद फिर से ये एक बुरा सपना देख रहा है। मैं जाकर के उठाती हूँ इसे।
अशर रात में अक्सर डर जाता था। उसकी मामा उसको उठाने के लिए गईं। अशर बेटा उठो। शाबाश, तुम फिर से वही डरावना ख्वाब देख रहे थे ना? अशर आंखें मलते हुए उठा और बोला, जी मामा, मैंने फिर से वही ख्वाब देखा कि मुझे गांव वालों ने कुर्बान कर दिया और चुड़ैल आई मुझे ले गई। प्लीज़ हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं और मामा तुम्हें कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। वैसे हमने प्लान बना लिया है, हम जल्द ही ये जगह छोड़ करके भाग जाएंगे। अगले दिन शाम में गांव के सरदार ने सब लोगों को जमा किया और बोला, हाँ भाई, सब आ गए हैं यहाँ पर? जी सरदार, सब आ गए। ठीक है, तो अब मैं नाम बताने जा रहा हूँ उस खुशनसीब ख़ानदान का कि जिसका बच्चा कुर्बानी देगा और उसकी वजह से हम लोग सब बच जाएंगे। ये काम बहुत मुश्किल है, मुझे खुद दुख होता है, मगर क्या करें। सब बच्चों के नाम मैंने इस किताब में लिखे और फिर कुरानदाजी करके एक नाम निकाला। सब लोगों को डर था कि कहीं सरदार इनके बच्चे का नाम ना ले ले। किसी फैमिली में 2 तो किसी फैमिली में 3 बच्चे थे, मगर अशर अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा था। गांव के सरदार ने फिर कहा, तो आज जो कुर्बानी देगा वो है बाबर साहब की बेटी हानिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को जाने दें। अरे ना ना, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बच्ची की कुर्बानी से हम लोग सब बच जाएंगे। प्लीज मेरी बेटी को जाने दें, इसकी जगह मैं कुर्बानी दूंगी। अरे आप तो जानती हैं कि चुड़ैल को सिर्फ बच्चे ही पसंद हैं। ले जाओ इन्हें। सब चीखते चिल्लाते रहे, मगर सरदार को उन पे जरा भी रहम नहीं आया। रात होते ही सरदार ने लड़की को बांध करके सामने रख दिया ताकि जब चुड़ैल आए तो इसको ले जाए और बाकी लोग बच जाएं। सरदार और उसके साथियों से सब डरते थे, इसलिए इस बच्ची की मदद के लिए कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा था। इस बच्ची के माँ बाप और छोटा भाई बहुत रो रहे थे। हमें अभी के अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए, बहुत अच्छा मौका है, चलो निकलो। सब गांव वालों का ध्यान लड़की की तरफ था, इसलिए इन लोगों ने मौके से फायदा उठाया और वहां से भाग गए। जंगल में ये लोग बहुत देर तक भागते रहे और काफी आगे निकल गए। अरे ये अशर कहाँ है? बाबा मैं थक गया हूँ, मुझसे और भागा नहीं जा रहा, प्लीज थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ ये ठीक कह रहा है, भागते भागते मैं भी थक गई हूँ, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर ये तीनों दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुप करके लेट गए ताकि कोई उनको देख ना सके। अशर को उस लड़की के बारे में सोच करके अफसोस हो रहा था जिसको गांव वाले चुड़ैल के लिए कुर्बान कर रहे थे। अभी तक ये लड़की जिंदा बची हुई थी, सब चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। सरदार को कुछ शक हो गया। हाँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। सरदार को शक हो गया था कि अशर और उसके माँ बाप यहाँ पे नहीं हैं, इसलिए वो उनको उनके घर में चेक करने के लिए गया। अशर के मामा और बाबा दोनों गहरी नींद में सो गए थे, मगर अशर की आंख खुल गई थी। उसको एक परिंदे की आवाज़ आ रही थी जो कि लग रहा था कि किसी परेशानी में है। अशर ने सोचा कि वो जाकर के देखता है कि चिड़िया की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो अपने मामा बाबा को बगैर बताए वहाँ से चला गया। अशर आगे आया तो उसने देखा कि आगे जाल में एक चिड़िया फंसी हुई है और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। मैं तुम्हें अभी आज़ाद करता हूँ, परेशान मत हो। अशर ने आगे बढ़ करके जैसे ही चिड़िया को जाल से निकाला तो वो फ़ौरन से उड़ करके दरख्त पे बैठ गई और बहुत ज़्यादा चहचहाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अशर को थैंक यू कह रही हो। अशर फिर ये सोचने लगा कि काश मैं भी इस चिड़िया की तरह आज़ाद हो जाऊं। ए बच्चे, तुम रात में इस वक्त अकेले जंगल में क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? अरे ये चिड़िया तो बोल सकती है। अशर डर गया और बोला, कौन है?
कौन है यहाँ पर? डरो मत लड़के, मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ। बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने आज तक बोलने वाली चिड़िया नहीं देखी। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप भी हैं। हम लोग गांव से भाग गए हैं क्योंकि वहाँ चुड़ैल आती है और कोई भी उस चुड़ैल को नहीं मार सकता। मैं जानती हूँ वो चुड़ैल कहाँ रहती है और उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। सच्ची? प्लीज़ बता दो कि उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। ए लड़के, तुमने मुझे शिकारी के जाल से बचाया है, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। वो चुड़ैल यहाँ से थोड़ी दूर एक गार में रहती है। जब वो गार से निकल जाए तो तुम उस गार के अंदर जाना, वहाँ एक दिल होगा। उस दिल को अगर तुम मार दोगे तो चुड़ैल भी मर जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात मैं अपने मामा बाबा को बताता हूँ। अशर के मामा और बाबा भागते हुए वहीं पर आ गए। अरे बेटा, हमें बगैर बताए तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मुझे पता चल गया कि उस चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। वो चुड़ैल यहाँ से करीब एक गार में रहती है और गार में उसका दिल है। अगर हम उस दिल को मार दें तो चुड़ैल भी मारी जाएगी। ये सारी बात मुझे एक चिड़िया ने बताई है। आइए मैं उससे आपको मिलाता हूँ। अरे, वो बोलने वाली चिड़िया कहाँ चली गई? अशर के मामा और बाबा ये सोच रहे थे कि आखिर अशर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। चिड़िया तो यहीं पे थी बाबा, शायद आप लोग को देख करके डर गई। ओह नो! गांव का सरदार अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ चुका था। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि इतनी आसानी से गांव छोड़ करके भाग जाओगे? पकड़ लो इस बच्चे को और गांव वापस लेकर के चलो। सरदार फिर अशर को गांव वापस लेकर के आ गया और उसने उस बच्ची को आज़ाद कर दिया और उसको कहा, आप जाओ बेटा अपनी फैमिली के पास, आप आज़ाद हैं क्योंकि आपकी जगह ये कुर्बानी देगा। अरे मुझे खोल दो प्लीज़, मुझे जाने दो। ए सरदार, छोड़ दो मुझे जाने दो। अशर के माँ बाप होश में आ गए थे। वो अशर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे थे। मुझे लगता है कि सरदार उसे अपने साथ ले गया। हाँ, यकीनन सरदार उसे अपने साथ ले गया। अब मुझे डर है कि कहीं सरदार हमारे बच्चे की कुर्बानी ना दे दे। हमें फौरन से गांव वापस जाना चाहिए। चलो आ जाओ। नहीं, हम सरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? छोड़ दें अपने बच्चे को? अरे हमें वो गार ढूंढना चाहिए जिसके बारे में अशर बता रहा था। अगर हम चुड़ैल को मार देंगे तो हमारा बच्चा भी बच जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, आ जाओ उस गार को ढूंढते हैं। फिर ये दोनों चुड़ैल की तलाश में निकल गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन लोगों को एक अजीब सी जगह नजर आई जहां पर जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं और आग लगी हुई थी। फिर उसी वक्त गार से चुड़ैल निकल करके बाहर आई। चुड़ैल भूखी थी और वो सीधा गांव की तरफ भागी। अब मौका अच्छा था कि गार के अंदर जाकर के देखा जाए कि अंदर क्या है। अशर रो रहा था, इनको बार बार कह रहा था कि इसे छोड़ दे, मगर वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। अब तो चुड़ैल की आवाज़ करीब से आने लगी थी। गांव में तो भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए अशर को छोड़ करके वहां से भाग गए। गार अंदर से बहुत ही खौफनाक था। जगह जगह आग लगी हुई थी और बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ फौजियों की भी लाशें थीं जो कि ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए आए मगर मारे गए। इन लोगों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया जब इन लोगों ने अपने सामने चुड़ैल का दिल एक पिंजरे में धड़कते हुए देखा। चुड़ैल तेजी से भागते हुए गांव पहुंच गई थी। अशर गांव वालों को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस चुड़ैल के दिल को कैसे मारें? अरे वो देखें, एक तलवार पड़ी हुई है। चुड़ैल अशर को पकड़ने के लिए उसके करीब आ गई। फिर अचानक से चुड़ैल को कुछ होने लगा। चुड़ैल की तबीयत खराब होने लगी। उसको समझ आ गया कि कोई उसके दिल के साथ कुछ कर रहा है। बाबा ने तलवार उसके दिल में घुसा दी।
फिर देखते ही देखते चुड़ैल तड़प तड़प कर मर गई और उसके जिस्म में फिर आग लग गई। गांव के सब लोग जमा हो गए, ये देख के परेशान हो रहे थे कि हो क्या रहा है। सरदार ने कहा, अरे ये चुड़ैल को किसने मारा? फिर ठीक उसी वक्त अशर के मामा और बाबा वहां पर आ गए। मामा, बाबा, प्लीज मुझे खोलें। बाबा गुस्से में सरदार की तरफ आगे बढ़े। मामा ने अशर को खोल दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने चुड़ैल को कैसे मारा? तुम कैसे इस गांव के सरदार हो? तुम्हारा काम था कि अपने लोगों को बचाना, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपना सरदार नहीं मानता। मैं चुड़ैल को मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। आज से तुम यहाँ के सरदार नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। सरदार डर गया और फिर वो गांव छोड़ करके चला गया। सरदार के जाने के बाद और चुड़ैल को मार डालने की खुशी में गांव वालों ने अपनी मर्जी से अशर के बाबा को गांव का सरदार बना दिया और उसके बाद वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। जहाज उड़ने के लिए रेडी था। जेम्स सबसे आखिर में जहाज में पहुंचा। एयर होस्टेस ने उसको उसकी सीट बताई कि उसको कहाँ बैठना है। जेम्स ने एयर होस्टेस को थैंक यू कहा और अपनी सीट की तरफ चल पड़ा। जब वो अपनी सीट के पास आया तो ये देख करके बहुत खुश हो गया कि इसकी सीट के बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। जेम्स को तो पहली ही नज़र में इस लड़की से प्यार हो गया। सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट थी। जेम्स ने सोचा क्यों ना इस लड़की से कोई बातचीत कर ली जाए। जेम्स ने कहा, मेरा नाम जेम्स है और मैं अक्सर इंग्लैंड आता जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। आपका क्या नाम है? मैं अभी थोड़ा थकी हुई हूँ और मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, सॉरी। इस लड़की ने तो जेम्स को ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। जेम्स ने सोचा कि थोड़ी देर बाद इससे दोबारा बात करने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में जहाज़ लैंड कर गया। जेम्स को उस लड़की से बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि जेम्स की तो आंख लग गई थी। जेम्स ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि अरे लड़की तो उसके बराबर में है ही नहीं। फिर उसने देखा तो उसको समझ आ गया कि जहाज़ तो लैंड कर गया और सब लोग जहाज़ से उतरने के लिए रेडी हैं। जेम्स की नज़रें उसी लड़की को ढूंढ रही थीं, मगर वो उसको नज़र ही नहीं आ रही थी। शायद वो जहाज़ से उतर गई थी। जेम्स ने सोचा कि उसको एयरपोर्ट पे ढूंढेगा, मगर जेम्स ने उसको एयरपोर्ट पे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की उसको वहाँ पे भी नज़र नहीं आई। जेम्स को इंग्लैंड आए हुए 2 दिन हो चुके थे। वो अपने काम में बिजी था, मगर फिर भी उसी लड़की के बारे में हर वक्त वो सोचता रहता था। एक दिन शाम में जेम्स बार के अंदर चला गया। बार के अंदर वो जैसे ही गया तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। सामने वही लड़की बैठी हुई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जेम्स फौरन से उस लड़की के पास गया और जाकर के बोला, हेलो, कैसी हैं आप? मेरा नाम जेम्स है। 2 दिन पहले हम फ्लाइट में मिले थे, आपने मुझे पहचाना? तो मैं क्या करूं, फ्लाइट में तो कई 100 लोग मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लगता है मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। असल में बात यह है कि जब से मैंने आपको फ्लाइट में देखा है तो मैं आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। मैं बस आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे मगर मेरी थोड़ी बात तो सुने। अरे नहीं करनी मुझे कोई आपसे बात, आप चले जाइए यहाँ से। लड़की ने जेम्स से इतनी बदतमीजी से बात की कि जेम्स का दिल टूट गया और वो वहां से चला गया। जेम्स बियर की बोतल लेकर के साइड में एक जगह खड़ा होकर के उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की के दोस्त आ गए थे और वो उनसे बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी। जेम्स को लगा कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसी पे हंस भी रहे हैं।
जेम्स को उन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहां से पैर पटकता हुआ उनको घूरता हुआ वहां से चला गया। जेम्स ने बियर की पूरी बोतल पी ली और उसको नशा चढ़ गया और वो बहुत अफसुर्दा हो रहा था। उसने कहा, मुझसे बात करना तो दूर की बात, वो लड़की तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। आखिर मेरे में क्या बुराई है? मुझे क्यों हो गई इसी लड़की से मोहब्बत? यहाँ पर एक अजीब सी औरत खड़ी हुई थी। उसने कहा, ए नौजवान, क्यों परेशान होते हो? मेरे पास हर मसले का हल है। शाबाश, मेरे पास आओ। जेम्स इस अजीब सी औरत की बातों में आ गया और उसके पास चला गया। मोहब्बत में नाकाम हो गए हो, डरो मत, मेरे पीछे आओ। फिर वो औरत जेम्स को अपनी दुकान में ले गई। दुकान में अजीब चीजें रखी हुई थी। उस औरत ने कहा, तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो उसको इस बोतल में से सिर्फ एक कतरा पिला देना, तो वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाएगी और वो तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाएगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जेम्स ने ये बोतल बड़ी महंगी कीमत में खरीद तो ली, मगर उसको इस पर यकीन नहीं था। याद रहे, इस लव पोशन का सिर्फ एक कतरा पिलाना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जेम्स वो लव पोशन लेकर के वहां से चला गया। अगले दिन वो लड़की फिर से बाहर आई हुई थी और अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। जेम्स भी वहां पर छुप करके बैठा हुआ था। उसके हाथ में लव पोशन था और मौके की तलाश में था कि किसी भी तरह उसके ड्रिंक में ये मिला दे। थोड़ी देर में इस लड़की के फ्रेंड्स आ गए। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी जगह से हट गई। अभी मौका अच्छा था, जेम्स को जो करना था अभी ही करना था, क्योंकि अभी इस लड़की का ध्यान अपने दोस्तों की तरफ था। जेम्स फौरन से उस लड़की के गिलास के पास आया और उसके ड्रिंक में उसने एक कतरे के बजाय वो लव पोशन पूरा ही उंडेल दिया। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। जेम्स बार से बाहर चला गया। अगले दिन शाम में जेम्स फिर से बार में आया और उस लड़की को ढूंढने लगा, मगर वो लड़की वहां नहीं थी। जेम्स समझ गया कि लव पोशन ने काम नहीं किया। भाई, मेरे लिए एक ड्रिंक बना दो। बारटेंडर ने कहा, अरे भाई, आपका नाम जेम्स है ना? अरे वो लड़की तो आपको सुबह से ढूंढ रही है, पागल हो रही है आपके पीछे। लो, आ गई, आप खुद ही बात कर लो। जेम्स को नहीं समझ आ रहा था कि ये लड़की क्या चाहती है। वो लड़की उसके करीब आई और बहुत उदास लग रही थी और आकर के बोली, जेम्स, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ना जाने मुझे क्या हो गया था जो आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात की मैं सारी रात सो नहीं सकी। जेम्स, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जेम्स को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, लव पोशन ने सच्ची में काम कर दिया। बस फिर क्या था, इन दोनों में बहुत दोस्ती हो गई। ये बार में बैठ करके घंटों बातें करते रहे। ये लड़की एक मॉडल थी और इसका नाम ओलिविया था। इन दोनों ने फिर साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया। एक दिन कैफेटेरिया में बैठे हुए जेम्स ने अपनी दिल की बात कह दी कि ये इससे शादी करना चाहता है और ओलिविया ने हाँ कर दी। इन लोगों ने अगले दिन ही चर्च में जाकर के शादी कर ली। इन दोनों ने अपने करीबी दोस्तों को अपनी शादी में बुलाया था, जो इनको मुबारकबाद दे रहे थे। जेम्स और ओलिविया दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर के बाद जेम्स और ओलिविया अपने दोस्तों को लेकर के घर पे आ गए। घर के बाहर खड़े होकर के ये लोग अपनी वीडियो बना रहे थे। जेम्स ने कहा, थैंक यू सो मच, बहुत पिक्चर्स हो गई, चले घर के अंदर चलें खाना खाने के लिए। ओलिविया ने कहा, एक सेकंड जेम्स, आप प्लीज अपनी गाड़ी में गाना लगाएं, मैं यहाँ पर डांस करूंगी। ओलिविया को डांस करने का बहुत शौक था। जेम्स ने अपनी गाड़ी में म्यूजिक लगा दी और ओलिविया ने रोड पर ही डांस करना शुरू कर दिया। कैमरामैन उसकी डांस की वीडियो बना रहा था। सब उसे डांस करता हुआ देख करके एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा ओलिविया, अब आ जाओ, रोड पर गाड़ियां आ रही हैं, हट जाओ वहां से। ओलिविया बीच रोड पे डांस कर रही थी। फिर वहां पे अचानक आग बुझाने वाला ट्रक आ गया। ट्रक इतनी तेजी से आया कि ओलिविया को हटने का मौका ही नहीं मिला। ट्रक उसके ऊपर से चढ़ता हुआ चला गया।
ओह नो, ये क्या हो गया? नहीं नहीं ओलिविया, ओलिविया, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। ओलिविया, ओलिविया, ओह नो, ये क्या हो गया? ओह नो, मेरी ओलिविया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मेरी ओलिविया। फायर ट्रक ओलिविया को रोनता हुआ चला गया। ओलिविया का पूरा जिस्म फट गया और वो मौके पर ही मर गई। रात के 3 बज रहे थे और जेम्स अपने घर में बैठा हुआ ओलिविया को याद करके रो रहा था। ओलिविया इस बेचारे की किस्मत में ही नहीं थी। फिर अचानक से जेम्स को ऐसा लगा कि कोई घर का दरवाजा खोल रहा है। जेम्स के घर का दरवाजा खोल करके कोई बहुत ही जख्मी उसके घर के अंदर आ रहा था। जेम्स उठ करके दरवाजे के पास आया तो उसने जैसे ही देखा तो उसकी तो जान ही निकल गई। जेम्स, जेम्स, कौन हो तुम? अब मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? जेम्स, मैं हूँ ओलिविया, तुम्हारी मोहब्बत। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? नहीं नहीं, तुम ओलिविया नहीं हो सकती। मेरी ओलिविया तो मर गई। तुम ठीक कह रहे हो जेम्स, मैं मर चुकी हूँ, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। डरो मत जेम्स, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिस औरत ने लव पोशन दिया था उसने कहा था कि सिर्फ एक ही कतरा पिलाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। डरो मत जेम्स, मेरे पास आ जाओ, मुझे गले लगा लो जेम्स। अब हर रोज रात में ओलिविया की लाश जेम्स के पास आती, उसे गले लगाती, उसे प्यार करती और सुबह होते ही कहीं गायब हो जाती।